हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एम्पियर्स लॉ के आगे मैक्सवेल ने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ दिया, जिसको हम मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। आई होप आप पीछे से हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं। ये वीडियो आप देख लोगे, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन ही सबसे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मानी जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको बाकी की 3 इक्वेशंस कराई हैं, फैराडेज लॉ, गॉस लॉ एंड गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स मैग्नेटोस्टैट्स सबके लिए कराए हैं। वीडियो आपको मिल जाएंगे, 2 ही वीडियो हैं पीछे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। यहाँ से कंटेंट देखने के बाद आपको दुनिया में और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। इन टॉपिक के लिए % मेरी गारंटी है कि आपको समझ आ जाएगा और ये एग्ज़ाम में आप लिख के आओगे। प्रॉपर नोट्स यहीं एक तरह से मैं आपको बुलवा दूंगा, नोट्स बना सकते हो आप वीडियो देखते देखते और आपका काम परफेक्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है, और उसके लिए बेसिक पहले एम्पियर्स लॉ आप देखिए कि क्या होता है। सो एम्पियर्स लॉ कहता है कि अ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। लेट से मेरे पास ये कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, और रिलेशनशिप बिटवीन दिस करंट फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन एज, लेट से ये छोटा सा हिस्सा है dl, ठीक है, कंडक्टर का। अब अगर मेरे को पूरे के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो वो आएगा, इंटीग्रेट कर दूंगा B.dl, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रल कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू I, मतलब I के साथ एक आएगा आपका म्यू नॉट I, ये आपका रहता है। ये रहा एम्पियर्स लॉ। नाउ दिस लॉ इज वैलिड व्हेन E रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम और फॉर अ स्टेडी करंट। अब कैच ये था कि ये जो लॉ है ना तभी वैलिड है जबकि आपकी या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रह रही है या फिर करंट आपका स्टेडी है। बट अगर कहीं मेरे पास टाइम वेरिंग फील्ड है, ठीक है, टाइम वेरिंग फील्ड है या फिर नॉन स्टेडी करंट है, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं लेट से, तब ये जो आपका लॉ है वो होल्ड नहीं करता है, दैट इज़ नॉट वैलिड। तो जब आप एग्ज़ाम में कर रहे होंगे आप पहले ये लिखेंगे स्टेटमेंट, देन आप लिखेंगे कि ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं है। उसके बाद आप इसको प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं, एंड नॉट वैलिड फॉर टाइम वेरिंग फील्ड्स और नॉन स्टेडी करंट्स। नाउ मैक्सवेल ने क्या किया, टू मेक दिस लॉ वैलिड फॉर स्टेडी एज वेल एज टाइम वेरिंग करंट, तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि भैया ये जो है ना लॉ स्टेडी के लिए भी होना चाहिए और टाइम वेरिंग के लिए भी वैलिड होना चाहिए। तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया एम्पियर्स लॉ और उसने एक मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ दिया। उसमें उसने बोला, ही पोस्टुलेटेड दैट जस्ट अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये समझिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि चेंजिंग है, ठीक है, इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये हमें पता है पहले से। अब पर ऐसा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू होता है। और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल टू अ करंट कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आप इसको देते हैं I0 लिख देते हैं, कहीं ID भी लिखते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट ID से बताते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। फ्लोज एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी चेंज होती रहती है ये फ्लो करता रहता है, एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको आप थ्योरी की तरह लिखेंगे क्योंकि ये इसके साथ ही है, तो आपको काफ़ी थ्योरी ये लिखनी पड़ेगी। आपको ये तो बताना पड़ेगा ना ये आया क्यों, पूरा हमने इसको मॉडिफाई कैसे किया। मैं एक बार स्टेटमेंट आपके लिए बोल देता हूँ। टू मेक दिस लॉ वैलिड फॉर स्टेडी एज वेल एज टाइम वेरिंग करंट्स, मैक्सवेल
modified Ampere's law. He postulated that just a changing magnetic field produces an electric field. A changing electric field also produces a magnetic field. The changing electric field is equal to a displacement current. ठीक है, ID which flows as long as electric field is changing. जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है ये होता है एंड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कि आपने यहाँ पर फैराडे में पढ़ा था, फैराडे के लॉ जो आपका था उसका ये आया था ना, दिस E डॉट डी एल इज इक्वल टू डेल बी डी एस. ये अगर मैं देखूँ दिस इज नथिंग बट फाई ओनली. ठीक है, वो भी फाई बी फ्लक्स. ठीक है, जैसे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है. तो आप देखिए इसको अगर मैं देखूं तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं. ई डॉट डी एल जो है आपका, ये आपका नेगेटिव फाई बी बाय डेल टी है. ठीक है, अब प्रपोज किया मैक्सवेल ने और मैक्सवेल ने बोला मॉडिफाइड होगा. तो जैसे प्रपोज किया था मैक्सवेल ने, आपका न्यू जो है बी डॉट डी एल वो बन गया म्यू नॉट आई. ये इसको हम लोग कंडक्शन करंट भी बोलते हैं और आई डी. ठीक है, सो आपको बस ये लिखना है एज प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल. ठीक है, मैक्सवेल ने बोला तो ये आपका बन गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, ये आपका हो गया. अब यहाँ पर जो है ID आपका है डिस्प्लेसमेंट करंट. ये ID जो होता है दिस इज गिवन एज एप्सिलॉन नॉट फाई ई बाय टी टी. ठीक है, अब हम लोग इसी को आगे यूज़ करके एंड आगे अपना जो है रिजल्ट निकालेंगे. ठीक है, ये मेरा बन गया है बेस मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. अब यहाँ पर आप देखिए अगेन बी डॉट डी एल ऐसे एज इट इज़ ही रहने देता हूँ. म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाय फाई ई बाय डी टी. ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ टिप के लिए, आपको पढ़नी रहेंगी. एक तो आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो, हो सकता है कि थ्योरी में एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट करंट. और एक आता है कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट का डिफरेंस. तो ये दो चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा. आप बोलेंगे तो हम आपको ये अपने ग्रुप पे नोट्स इसके प्रोवाइड करा देंगे. ठीक है, अब ये हमारा एज इट इज़ है. ठीक है, अब एक चीज़ और जानिए कि करंट, जो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि करंट थ्रू एनी सरफेस S is the flux of current density vector. So basically क्या है, करंट थ्रू एनी सरफेस S इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी वेक्टर. मतलब क्या है, ये जो आए है ना, ये आए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं J डॉट डी एस जो हमारा ये है. एंड ये जो फाई ई है, अभी क्योंकि हम इस सब को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका होगा E डॉट डी एस. ठीक है, ये आप ऊपर वेक्टर का साइन ज़रूर बना लीजिएगा. एक आध कहीं रह भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, पर आप बनाइएगा एग्ज़ाम में हर एक पे. सो अब आप देखो मेरी ये मेन इक्वेशन है. यहाँ पर आई मुझे पता है, फाई ई मुझे पता है. तो अब मैं रिप्लेस करता हूँ इन चीज़ों को. सो रिप्लेस कर लेते हैं. पी डॉट डी एल मेरा जो फाइनली बन जाएगा वो होगा प्लस, सो ये आएगा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ठीक है. सो यहाँ पर भी आपके डेल ही थे, डेल लिख लीजिए, डी लिख लीजिए, बात एक ही पड़ती है. ठीक है, अब ये आ गया आपका. ठीक है,
सो यहाँ पर अब ये हमारा जो है, इसको जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी इंटीग्रल फॉर्म आ गई है। अब जाके हमारा जो फाइनल है, ये बोलेंगे इसको कि इंटीग्रल फॉर्म हमने अचीव कर लिया। दिस इज़ आवर रिजल्ट। अगर हमें सिर्फ इंटीग्रल फॉर्म तक लिखना है ना, तो हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म आ गई है ये। सो ये फॉर्म आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा कि किस तरह से हमने ये फॉर्म निकाली। यहाँ पर बस एक छोटा सा ये है कि ये डेल है, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ये डेल आपका रहेगा, ठीक है। सो ऊपर मैंने आपको इसका बताया था, ये आईडी जो है इसको डेल फाई ई बी बाई डेल टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने आगे बुक्स में कहीं आपको इस तरह दिया होगा, कहीं आपको इस तरह दिया होगा, तो वो चीज़ आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग डेल सारी मेजॉरिटी बुक्स में रहेगा, तो आप वो चीज़ देखें, ठीक है। अब क्या है, इसके बाद हम लोग को इसका जो है डिफरेंशियल फॉर्म निकालना है। डिफरेंशियल फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि शुरू के दो में आप गॉस डाइवर्जेंस लगाते हैं और इस वाले हम लोग स्टोक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। नाउ यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स बोलता है कि अगर मेरे पास B डॉट डी एल है, सो दिस B डॉट डी एल विल बी इक्वल टू, स्टोक्स थ्योरम बोलता है कि ये होगा कर्ल B डॉट डी एस। आई होप आपको याद होगा, मैंने स्टोक्स आपको पढ़ाया था, जिसमें कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल से रिलेट करता है। लाइन इंटीग्रल अगर मैं कहूँ, जैसे यहाँ पर आपको ये B दिया हुआ है वेक्टर, ये यहाँ पर बेसिक A के लिए दिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, कोई भी है डॉट डी एल है, तो उसको मैं कर्ल ऑफ दैट वेक्टर से सरफेस इंटीग्रल के लिए रिमूव कर सकता हूँ। सो यही मैं इधर भी कर रहा हूँ अपने मैक्सवेल में। तो आप देखिए ये जो चीज़ है, इसको अब मैं इससे चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो ये आ गया आपका कर्ल B डॉट डी एस, दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, उसके बाद आप इंटीग्रल ऑफ J, ठीक है, और प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल E बाय डेल T, और ये ds भी हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रू होता है, तो उसके लिए हम लोग ये जो ऑपरेंड है आपका, जो आपका इंटीग्रेंट है, वो वैनिश हो जाता है। तो कर्ल P इज इक्वल टू म्यू नॉट J प्लस ये आपकी आ गई फाइनल फॉर्म, जो कि इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। ये आपकी इंटीग्रल थी एंड ये आपकी डिफरेंशियल है, आपको ये याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी से एक चीज़, बहुत छोटी सी चीज़ निकलती है कि कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन कभी कभार आ जाती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा आपको, बहुत छोटा सा एक टॉपिक रहेगा। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच दिस वीडियो, आगे कभी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी करके मैं अलग करा दूंगा। यहाँ पर आपको मैं बोलना चाहूँगा कि जो चीज़ें बोली हैं वो करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बार मैक्सवेल की ना, जो हमने चारों फॉर्म देखी हैं, उनके डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्मों को आमने सामने लिखते हैं एंड उसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। इससे बेटर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही क्रिस्प और बिल्कुल परफेक्ट वे में आपको समझाया है। बुक्स में इधर उधर देखोगे, जितना दुनिया में जाओगे उतना कन्फ्यूजन होगा। यहाँ से प्रॉपर फॉलो करो और आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा।